हेलो स्टूडेंट्स, तो आफ्टर अदर डिस्कवरीज हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखा हमने, ठीक है। न्यूटन ने एंगुलर मोमेंटम जो है वो प्लांक्स के जो इक्वेशन था उनका ड्यूल नेचर वाला, उससे एंगुलर मोमेंटम का वो मतलब कि प्लांक्स क्वांटाइजेशन था, सॉरी बोहर क्वांटाइजेशन, उसको उसने क्या किया मतलब कि प्रूव किया NH/2 वाला, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट में सोमरफील्ड का एक्सपेरिमेंट देखा, जिससे बताया कि शेल सिर्फ शेल ही नहीं है, सब शेल भी है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो एकदम एग्जैक्ट पार्ट पे नहीं घूमता है, ठीक है, वो इधर उधर हो जाता है, मतलब कि सब शेल में जंप करता रहता है, क्योंकि जब एनर्जी दोगे तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके दूसरे शेल में कूद जाएगा, जंप कर जाएगा। तो ये जो एग्जैक्ट पार्ट जो नील बोहर ने बताया था वो भी क्या था, फेल हो गया था। एग्जैक्ट रेडियस बताई थी वो भी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी, ठीक है। तो अब जो है वो नील बोहर के मॉडल में बहुत सारी लिमिटेशन आ गई थी, और वही लिमिटेशन अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली लिमिटेशन क्या है, दिस मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। अब आपने जो स्पेक्ट्रम देखी थी, ठीक है, सीरीज देखी थी, लाइमन, पी फंड, बाल्मर, ये सभी जो सीरीज आपने देखी थी, वो नील बोहर के साथ ये सभी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम पे की थी, मतलब कि हाइड्रोजन एटम का ही स्पेक्ट्रम था वो सब में, ठीक है। इसका मतलब है कि नील बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, मतलब कि जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जिसका एटॉमिक नंबर एक ही हो, उसके लिए ज्यादा प्रेफर करता है। दूसरे की बात कर ले, अगर मान लो कि जिसका किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एक से ज्यादा हो तो उसके लिए ये मॉडल जो वो ज्यादा प्रेफर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमें मैंने लिखा हुआ है एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, मतलब कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मतलब कि मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन तो है Z, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है। तो इसमें +1 चढ़ा तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, तो ये भी इसका भी, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी, इसके हाइड्रोजन लाइक का मतलब है ये स्पीशी। फिर बेरिलियम है, उसका 3 है, तो 2+ निकाल दो तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। बोरोन का 3 है, ठीक है, सॉरी 5 है, सॉरी 4 है, 4 है एटॉमिक नंबर, तो यहाँ से 3 निकाल दोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो ये क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज बन जाएंगे, जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वही मैंने लिखा हुआ है कि ये जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि हम वहां पे क्या लिखते थे, Z = 1 लिखते थे ना इक्वेशन में, Z = 1 लिखते थे, ठीक है। तो उसके लिए ये मॉडल एप्लीकेबल होगा, दूसरों के लिए ये मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। सेकंड, सोमरफील्ड प्रूव्ड अबाउट द सब शेल्स इन एटॉमिक स्ट्रक्चर विच आल्सो कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय बोर्स मॉडल। जो मैंने आपको बताया था कि सोमरफील्ड ने हाई डेफिनेशन फोटोग्राफिक प्लेट रखी थी, उसमें पता चला था कि जो पाथ मतलब कि शेल है उसके अंदर भी थोड़ी छोटी छोटी शेल है, मतलब कि सब शेल्स है, ठीक है। तो उसके बारे में सोमरफील्ड ने बताया था, जो वापस बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो वहां भी क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। फिर थर्ड वन है जीमन इफेक्ट। अब जीमन इफेक्ट क्या है, जब हम जो स्पेक्ट्रम वाला जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तब स्पेक्ट्रम वाला जब फोटोग्राफिक प्लेट पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वहां पे अगर मान लो कि आप मैग्नेटिक फील्ड रख दोगे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रिज्म में से आ रही है फोटोग्राफिक प्लेट पे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रख दो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रख दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। तो वो तो बताया नहीं था, क्यों, क्योंकि उसने तो सिर्फ एग्जैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है लाइन स्पेक्ट्रम की, वैसा बोला था, ठीक है। वो किसने एक्सप्लेन किया, ये जीमैन इफेक्ट, ये सोमरफील्ड ने एक्सप्लेन किया, सब शेल की बात बताई इन शॉर्ट। ये जीमैन इफेक्ट से क्या पता चलता है, सब शेल्स पता चलती है, जो सोमरफील्ड ने बताई, और बोहर मॉडल जो है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो आप प्रिज्म में से वो करते हो, ट्रांसफर करते हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, ठीक है।
लैंप में से प्रिज्म में सीधा ट्रांसफर होता है, ठीक है, लाइट, तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है और सीधे फोटोग्राफिक प्लेट पे लगती है। तो उसके बाजू में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड रख दोगे तो क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यू टू द हाई मैग्नेटिक इफेक्ट कांट बी एक्सप्लेन बाय हिज मॉडल। वो भी वो एक्सप्लेन नहीं कर सका था, मतलब कि सब सेल दिखाई दी थी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में, वो एक्सप्लेन नहीं कर सका था। अब यह है स्टार्क इफेक्ट। जीमैन इफेक्ट मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्प्लिटिंग होगी, और स्टार्क इफेक्ट मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड कांट बी एक्सप्लेन बाय बोहर्स मॉडल। अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सब शेल दिखाएगा फोटोग्राफिक प्लेट पे, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में भी सब शेल दिखाएगा, और दोनों जो है वो बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया था। इतना क्लियर हो गया? ओके। द मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग अबाउट केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर फॉर्मेशन। अब कैसे एटम बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, कैसे एटम में से मोलिक्यूल बनता है, वो कोई भी चीज़ जो है वो ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। उसी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। तो अब जो मॉडल आने वाला है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है, हेडिंग डाल देता हूं मैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो, वेव मैकेनिकल मॉडल is proposed by श्रोडिंजर। ये किसने दिया था, श्रोडिंजर ने दिया था, स्क्रोडिंजर भी बोल सकते हो, स्पेलिंग थोड़ी ऐसी ही है। विच प्रपोज वेव, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, उसने एक श्रोडिंजर वेव इक्वेशन दिया था। क्या था, बहुत ही बड़ा था, डी स्क्वायर साइन डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर साइन होगा, प्लस डी स्क्वायर साइन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन इसने दिया था। अब ये इक्वेशन जो है वो बहुत ही बड़ा है। अब ये कैसे दिया, कहाँ से लिया, वो हमें देखना नहीं है। बहुत ही बड़ा ये जो है वो बहुत ही बड़ा थियरी है, मतलब कि थियरी इतनी बड़ी है कि अब क्या समझो, अपने लेवल में सिर्फ यही समझना है कि ये इक्वेशन है, जहाँ पे साई जो है उसकी ये जो है इट हैज़ नॉट एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब कि इसका कोई ये इसकी वैल्यू हो ना हो, कोई मतलब कि कोई मायने नहीं रखता साई की वैल्यू, इसे साई बोला जाता है, ठीक है, इसे साई बोला जाता है। लेकिन साई स्क्वायर, अगर इसका साई स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या बताता है, ये बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका मतलब क्या है कि ये प्रोबेबिलिटी का मतलब है अपनी भाषा में संभावना, मतलब कि जब हेजनबर्ग ने बोला था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स पाथ में नहीं घूमता, भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ भी हो सकता है। जैसे हम देखने जाएंगे तो हम देखेंगे कैसे, उस पर देखने के लिए हम क्या उसको फेंकना पड़ेगा, लाइट फेंकनी पड़ेगी, मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम फेंकना पड़ेगा उस पर, तो ये हमको दिखेगा वहाँ से वापस आके। तो हम जैसे फेंकेंगे तो इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके अगले शेल में चला जाएगा, मतलब सब शेल में चला जाएगा। तो उसकी कोई मतलब कि उसकी पाथ जो है वो क्या फिक्स नहीं है, समझ रहे हो ना। तो वही अनसर्टेनिटी जो है ये श्रोडिंजर ने भी बोली, उसको फॉलो किया। ऐसा बोल सकते हो कि ही फॉलोज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसने भी फॉलो किया कि ये बात सच है कि इलेक्ट्रॉन का फिक्स पाथ नहीं है। जो नील बोर ने बोला था कि
ऐसे n इज इक्वल टू 1 तो फिक्स पाथ है, ऐसे नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब कि प्रोबेबिलिटी होगी, कुछ एरिया होगा जहां पे 90% इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना हो सकती है, वो क्या जो इसकी वैल्यू से मिलेगी साइन स्क्वायर से। ठीक है, वो अभी जाने दो, सिर्फ इतना ही समझना है। ठीक है, यहां पे अगर मैं बोलूं तो ये क्या है, तो ये मास है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखना प्रॉब्लम है, यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। इसके अंदर m क्या है, मास है। ठीक है, फिर h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। इसके बाद पाई तो आपको मालूम है, v क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। E क्या है, E एनर्जी है। ओके, और x y z क्या है, एक्सिस है, वेर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। मतलब कि मॉडल जो होगा, अगर x y z तीनों एक्सिस होगी तो मॉडल कैसा होगा, श्रोडिंजर का 3D मॉडल होगा। ये जो क्वांटम मॉडल होगा वो कैसा मॉडल होगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3D मॉडल होगा। ठीक है, 3D मॉडल होगा। कैसे पता चला, क्योंकि तीनों एक्सिस है उनके अंदर। अगर आप एटम की बात करोगे तो एटम तो 3D है ना एटम। ठीक है, ये जो है वो 3D है। ये क्या है, अगर ये इसकी मैं बात करूँ तो ये 3D है। ये क्या है, ये 3D है। इसकी डायमेंशन क्या है, x y z तीनों डायमेंशन है। ठीक है ना, तो ये 3D है। तो अगर एटम 3D है तो मॉडल भी 3D होना चाहिए। 2D क्यों? समझ में आ रहा है? 2D मॉडल जो है वो प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करेगा उसको। ठीक है ना, तो ये जो श्रोडिंजर का मॉडल है वो 3D मॉडल है, क्योंकि उसमें तीनों एक्सिस है, x y और z। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तीनों एक्सिस पे घूमेगा। ठीक है, अगर मान लो कि हम यहाँ पे y एक्सिस ले ले, ये x, ठीक है, और ये z, तो इस पे भी घूमेगा, इस पे भी घूमेगा और x एक्सिस पे भी घूमेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? तो 3D मॉडल बनेगा। ठीक है, समझ में आया? इतना नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, तो आगे चलते हैं, उसका मॉडल देख लेते हैं थोड़ा। चलो अब थोड़ा क्वांटम मॉडल देख लेते हैं कि क्वांटम मॉडल जो बताया उसने, ठीक है, वो कैसा होगा। मतलब कि 3D मॉडल बताया उसने क्या किया कि एक 1 इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि हाइड्रोजन बोल दो आप, उस एटम के बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए। ठीक है, बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए, क्योंकि उसको भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है वो देखना था। तो यहाँ पे मान लो, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ मॉडल के बारे में। यहाँ पे मान लो कि न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, मान लो ये न्यूक्लियस है। जब एक बार फोटो ली उसने, ठीक है, एक बार उसने फोटो ली तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा मान लो। तो अगर हम उसने मतलब कि ऐसे ही गैस किया कि अगर मुझे देखना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है तो इसकी बहुत सारी फोटो लेनी पड़ेगी। जैसे बर्स्ट फोटो लेते हो ना आप, एक साथ 10-15 फोटो क्लिक हो जाती है, वैसे यहाँ पे उसने क्या किया, फोटो क्लिक की, फोटो क्लिक की, फोटो क्लिक की। ठीक है, फोटो क्लिक करते करते उसको ऐसे फोटो मिलने लगी। ठीक है, ऐसे ऐसे फोटो उसको मिलने लगी। उसने देखा कि जितने पास न्यूक्लियस है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी मिल रही है बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, फिर जैसे जैसे वो फोटोग्राफ ले रहा था, प्रोबेबिलिटी जो है, मतलब कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से वो दूर जा रहा था, मतलब देख रहा था, वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी क्या थी, कम आ रही थी। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा था। बहुत सारे फोटोग्राफ ले रहा था वो एक साथ। ठीक है, ये न्यूक्लियस है,
और यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा था। उसने क्या गैस किया कि मैक्सिमम, अब मैक्सिमम देखोगे तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी दिख रही है बहुत ही मतलब कि नहीं के बराबर है, मतलब कि बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ही कम है। तो उसने क्या किया कि उसने गैस कर लिया कि इतने, ये जो है ये पट्टा जो है, ये पूरा ये राउंड वाला पट्टा, यहां इसके अंदर ये जो क्लाउड जैसा दिख रहा है ना, क्लाउड जैसा दिख रहा है, तो इस पट्टे मतलब कि इस क्लाउड के अंदर 90% प्रोबेबिलिटी है ऑफ इलेक्ट्रॉन की। मतलब कि ये एक ही इलेक्ट्रॉन के फोटोग्राफ्स है, हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के फोटोग्राफ है। इसके अंदर 90% चांस है कि इलेक्ट्रॉन हमें मिल ही जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के बहुत ही यहाँ पे ऐसा दिखा, उसने फोटोग्राफ्स लिए तो उसको पता चला कि यहाँ पे ऐसा है। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ। और इसे बोल दिया उसने, एक नई टर्म आई गई, इट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ऑर्बिटल बोल दिया। अब हमने क्या क्या देखा आगे? हमने देखा शेल, जिसका मतलब है, शेल मतलब कि एनर्जी लेवल, जिसका ही मतलब होता है, हम बोल दे, यहां पे लिख देता हूं मैं, ऑर्बिट। ये हमने देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा? सब शेल देखा, ठीक है, बड़ी ऑर्बिट होती है, उसके बाद सब शेल। अब नई बात हमने देखी, ऑर्बिटल होती है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्यों? क्योंकि ये क्लाउड जैसा ही दिख रहा है तो उसको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन क्लाउड। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने आपको बताया कि अगर देखना है तो हमें विजिबल लाइट उस पर मारनी पड़ेगी, क्लाउड कोलाइड करना पड़ेगा, तो वो वहां से एनर्जी लेके जंप कर देगा, यहाँ पे जंप करेगा। कई बार यहाँ पे दिखा, कई बार यहाँ पे दिखा, कई बार यहाँ पे दिखा, यहाँ पे दिखा। वैसे ही अगर एक से, ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, अगर एक से ज्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, कहीं पे भी दिखेगा। मतलब कि यहाँ पे कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, मतलब कि कोई फिक्स रेडियस नहीं है, जिसे जैसा नील बोर ने बोला था कि फिक्स, उसने बता दिया था कि इतने इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घूमता होगा। ये जो है वो n इज इक्वल टू 1 शेल है, ऐसा बोल दिया था। लेकिन ऐसा कुछ फिक्स है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है। अनसर्टेनिटी में हमने देखा था हाइजेनबर्ग के एक्सपेरिमेंट में कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हम जो लाइट मारते हैं उसके ऊपर कोलाइड करते हैं, वो उससे एनर्जी लेके जंप कर देता है अगले शेल में, ठीक है। तो वो यहाँ पे ऐसा ही है। तो इस मॉडल से पता चलता है कि नो फिक्स रेडियस, कोई फिक्स रेडियस नहीं है, मतलब कि यहां पे बोल सकते हो बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात हम बोल सकते हैं, उसने क्या बोला था, एनर्जी, हाँ, एक एनर्जी फाइंड कर सकते हो। एनर्जी की हमने जो नील बोहर का जो इक्वेशन था, -13.6 Z²n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, एनर्जी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब इसको अगर हमें जूल में करना हो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू -1.9 × 10⁻⁻19 6 होगा, सॉरी, जूल होता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, क्लियर। मतलब कि अगर मान लो कि जूल में दिया हो एनर्जी, तो ज्यादातर जूल में ही देता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप कन्वर्ट कर सकते हो इसके अंदर। मतलब कि ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। Z का मतलब है यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर, और N का मतलब नंबर ऑफ शेल, जो भी होगा वो, ठीक है। समझ में आया इतना? ये 3D मॉडल था। अब एक सिंपल सी बात बोल देता हूँ कि ये न्यूक्लियस जो है वो आम की गुठली की तरह है। मतलब कि आम गुठली वैसे बाहर से दिखती नहीं है, तो मैंने आपको काट के दिखाया है, ठीक है। अगर आप जब मॉडल श्रोडिंगर ने दिया था तो वो पूरा इलेक्ट्रॉन उसको क्या किया था, घेर लिया था, मतलब कि इसको कवर कर लिया था, तो दिखता नहीं था न्यूक्लियस। लेकिन हमने क्या किया, बीच से काट के समझाया है। ये समझ में आया? जैसे आम की गुठली को आप मतलब बाहर से नहीं देख सकते, उसको काटना पड़ेगा ना, वैसे ही ये भी है, ठीक है। तो ऐसा मॉडल श्रोडिंगर ने दिया था। अभी तक प्रपोज नहीं हुआ है मॉडल, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, चैप्टर के अंदर अभी तक प्रपोज नहीं हुआ है। आगे बहुत सारी स्टडी की उसने, ठीक है,
उसके बाद उसने क्वांटम नंबर दिए। व्हाट इज क्वांटम नंबर? अब क्वांटम नंबर क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहला क्वांटम नंबर जो दिया, ठीक है, उसका नाम था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, उसको बोलते थे n। क्या बोलते थे? n। सेकंड क्वांटम नंबर था एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे L भी बोलते हैं, और इसे बुक में, कई बुकों में एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोला जाता है, ठीक है। थर्ड था, अब दो ही दिए थे लेकिन आगे फर्दर स्टडी की उसने, उसके बाद उसको पता चला कि एक दूसरा भी है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे m से डिनोट किया गया, ठीक है। और फोर्थ था, लास्ट था, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे s से डिनोट किया गया। अब ये जो है वो ये क्या है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ये जो है वो हम बोल सकते हैं कि एड्रेस है। जैसे आपका एड्रेस होता है ना, आपका अगर मानो कि किसी पे आप पार्सल मंगवा रहे हो तो आप पहले अपना नाम लिखोगे, उसके बाद एड्रेस में आप अपना जो एड्रेस लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद आपका एरिया, डिस्ट्रिक्ट होगा वो लिखोगे, उसके बाद आपका स्टेट लिखोगे, उसके बाद आपकी कंट्री लिखोगे। तो वैसे ही ये भी है, ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, ये एड्रेस है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है, ओके, पढ़ते रहिए। सो ये 2.6 है एक्सरसाइज। हमने क्वेश्चन यहाँ पे देखा था, E इज इक्वल टू एच म्यू, ठीक है यार बार ही लिखा जाता है यहाँ पे, एच म्यू है, ठीक है। ये क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और एक दूसरा इक्वेशन था, C इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू म्यू, ठीक है। ये क्या है? वेवलेंथ है, और ये फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसकी वैल्यू क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ओके। तो यहाँ पे हमें फोटोन की एनर्जी फाइंड करनी है। हमें पहले फ्रीक्वेंसी दी गई है, उसके बाद वेवलेंथ दी गई है। फ्रीक्वेंसी दी गई तो सीधा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो वैल्यू फाइंड कर लो E इंटू म्यू। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 34 जूल सेकंड, इंटू म्यू कितना है? 3 × 10⁻15 हर्ट्ज, ठीक है। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, वैल्यू कितनी आती है? अराउंड 1.988, ये 1/सेकंड, फ्रीक्वेंसी मतलब हर्ट्ज बोल दो या 1/सेकंड बोल दो, ठीक है। यहाँ पे सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, 1.988, यहाँ पे क्या होगा? 10⁻, देखते हैं यहाँ पे 10⁻−18, ठीक है, -18 जूल होगा, ओके। चलो ये हो गया, -34 होगा, सॉरी, तो -18 आएगा। और यहाँ पे लैम्बडा है, वेवलेंथ है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या करेंगे? फाइंड क्या करना है हमारे? फाइंड करना है हमें, ओके। तो ये इक्वेशन डालेंगे म्यू वाला, लेकिन म्यू की जगह क्या रखेंगे? C/लैम्बडा। वेवलेंथ क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62, 6 × 10⁻34 जूल सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पे वेवलेंथ क्या है? 0.50 एमस्ट्रॉन्ग है ना, तो 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। तो यहाँ पे क्या करो? 10⁻10 मीटर कर दो, ठीक है। जो भी कैलकुलेशन आए वो यहाँ पे आपको लिखना है, एनर्जी वाला, ओके। क्लियर? समझ में आया? चलो ये क्लियर हो गया। तो अब 2.7 पे चलते हैं।
तो यहाँ पे पीरियड की वैल्यू दी गई है और हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और वेवलेंथ फाइंड करना है। तो सीधे फ्रीक्वेंसी हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है ना। तो सीधे आप वाई वैल्यू रख दो यहाँ पे 2.0 10⁻⁻10 सेकेंड, तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, पीरियड की मिल जाएगी। देन यहाँ पे हमने क्या देखा था, c इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू म्यू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या होगा, लैम्बडा फाइंड करना है, तो ये इसकी वैल्यू है, यहाँ पर ये वैल्यू मिल गई। तो लैम्बडा क्या होगा, लैम्बडा इज इक्वल टू c अपॉन व्यू। तो ये क्या है, बोल सकते हैं इसको 10⁸ मीटर बाय सेकंड, और ये क्या है 2.0 10⁻⁻10 सेकंड। ठीक है, तो ये वैल्यू भी मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 5 इंटू 10⁻⁹ 10⁻⁹, ठीक है, 1/सेकंड ही है ना, 1/सेकंड ही है, 1/सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये सीधा वैल्यू रख सकते हो, -9 1/सेकंड, ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिखना है, वो मीटर में आएगी वेवलेंथ की। और उसके बाद वेव नंबर विच इज म्यू बार इज इक्वल टू 1/लैम्बडा। जो भी लैम्बडा की वैल्यू आएगी वो 1/ करोगे तो वो भी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, वो 1/मीटर होगा, इसका क्या होगा 1/मीटर होगा, इसका उल्टा। ओके, तो ये 2.7 यहाँ पे कंप्लीट। चलो, ये जो है वो 2.8 आपको होमवर्क में करना है, और ये 2.9 है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो है वो है, यहाँ पे कोई मेटल है और यहाँ पे कोई फोटोन जो है वो क्या कर रहा है, हम कोलाइड कर रहे हैं, जिसकी वेवलेंथ क्या है 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर की वेवलेंथ है ये फोटोन की। तो उसकी एनर्जी हमें फाइंड करना है कि एनर्जी क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू, और इसकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी वो यहाँ पे हमें दी गई है, मतलब कि E0 दी गई है, मतलब कि एच न्यू 0 विच इज 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी हम देंगे तो ही क्या निकलेगा, इस मेटल में से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा होगी ये एनर्जी, ये वेवलेंथ की, तो क्या निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन निकले तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है वो फाइंड करना है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एच म्यू माइनस एच न्यू 0, क्योंकि इतनी एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उतनी एनर्जी से ये एनर्जी ज़्यादा होगी तो ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेंगे। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस होगा, उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी मतलब कि ½ mv²। ये क्या है, ये वेलोसिटी है, ये क्या है, मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, 9.11 10⁻31 kg। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो पहले तो हमें फोटोन की, ये फोटोन की एनर्जी जो हमने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये मेटल पे मारी है, स्ट्राइक की है, उसकी एनर्जी चाहिए। तो E इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, तो क्या होगा, एच म्यू मतलब एच सी अपॉन लैम्बडा, एच है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, इसकी वैल्यू है 3 इंटू 10⁻8 मीटर बाय सेकंड, और इसकी वैल्यू है वेवलेंथ 4 इंटू 10⁻7 मीटर, मीटर कैंसल, सेकंड कैंसल, जो भी वैल्यू आएगी वो जूल के अंदर आएगी। ठीक है, तो क्या आएगी देख लो, कैलकुलेशन करने में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। इसकी जब वैल्यू आप करोगे 4.97 इंटू 10⁻19 जूल आएगी। ठीक है, ओके, लेकिन ये जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है ना, तो इसको हमें अभी ये डिफरेंस निकालना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी मैं बोल गया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है ना, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे हम,
तो काइनेटिक एनर्जी ये सेकंड वाला मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू जीरो विच इज ई माइनस ई जीरो। ई हमें मिला है ये 4.97 इंटू 10⁻⁻19। ये क्या हुआ? 19 जूल है ना? हाँ, 7 क्यों लिख लिया? ठीक है, अगर इसको नहीं कन्वर्ट करना है तो इसको कर दो। इसको कन्वर्ट करोगे तो अब क्या आएगा? 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये वैल्यू क्या आएगी? 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब देखो, अब ये इतनी एनर्जी हमने, इतनी एनर्जी वाला फोटोन इस पे मारा था और थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है? 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, 3.10 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने मारी। ठीक है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है उसकी? 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि इतने पे इतनी एनर्जी जब मारोगे तब मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। लेकिन हमने तो ज़्यादा मारी है ना, तो बाकी की इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो कितनी आएगी? आएगी 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी क्या आएगी? यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इतनी काइनेटिक एनर्जी लेके निकलेंगे। समझ में आ गया? अब वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी हमें मिल गई है कितनी? 0.97 हाफ 9.1 इंटू 10⁻31। अब v² मतलब कि ये वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो ये पोर्शन पूरा यहाँ पे लेके आओ। 97 इंटू 2 9.1 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये 2 है v²। मतलब कि इसको कन्वर्ट करना है, देख लेते हैं एक बार। रहने दो। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ठीक है, v की वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे लिख लेना। कौन क्या आएगी? वो वेलोसिटी होगी। ओके, तो ये 2.9 भी कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे 2.10 और ये जो 2.11 है, ठीक है, सेम 2.12 सभी सेम ही है। 2.10 से लेके आप 2.12 तक कर सकते हो इजीली, कोई मतलब कि प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 2.10 से लेके 2.12 तक सिंपल ही है, होमवर्क कर देना, सेम है। ठीक है, करोगे तो ही प्रैक्टिस आपकी होगी। तो 12 तक हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसका सेम ही है सब, सिर्फ यही इक्वेशन रखना है, एनर्जी वाला और ये लैम्बडा वाला। यही दो इक्वेशन है मेन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, और ये सी वाला देखा था ना, लैम्बडा इंटू म्यू, ये इक्वेशन तो अभी नहीं आएगा, ये तो इसमें ही आया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले जो सम होंगे उसके ही अंदर आएगा। बाकी तो यही इक्वेशन आएंगे फाइंड करने के लिए। और जो मैंने आगे बोला वेव नंबर है, ठीक है, 1/λ पीरियड है, ठीक है, 1/ फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों आपको याद रखना है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन और जूल का जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का, वो याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम देख लेते हैं। तो ये जो है वो 2.13 है, जिसके अंदर कोई हाइड्रोजन एटम है। 2.13 यहाँ पे लिख लेता हूँ। कोई हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो डी एक्साइटेड होकर 2 पे आ रहा है। मतलब कि ये जो है 2 पे आना है, मतलब कि Ng इज इक्वल टू 2 है और Ne इज इक्वल टू 4 है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, फर्क पड़ता है कि ग्राउंड स्टेट कौन सी है। और ये बाल्मर सीरीज है, और बाल्मर सीरीज के अंदर सब विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखाई देती है। मतलब कि हमें दिखाई देगा ये कलर। तो मैं यही फाइंड करना है कि ये जो वेवलेंथ है वो क्या, कौन सा कलर देगी। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए वेवलेंथ की वैल्यू हमें आगे शायद दी गई है, देख लेता हूँ मैं। नहीं, वेवलेंथ की वैल्यू तो नहीं दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे वेव नंबर जो है
उसका एक इक्वेशन है वेव नंबर, मतलब कि आप बोल सकते हो 1 वेवलेंथ, ठीक है, इज इक्वल टू आर इंटू 1/n(g)² माइनस 1/n(e)², ठीक है, ये इक्वेशन है जहाँ पे ये जो है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू 109,677 1 सेंटीमीटर, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं 1.097 10⁻⁻7 1/मीटर। ये ले लो, ये ले लो, यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में लेते हैं तो क्या होगा 109,677, ग्राउंड स्टेट कौन से है 2² और ये 4², क्या होगा 1/4 1/16, ठीक है। ज़्यादा फर्दर सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 20564.4 20564.4 1 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर में लिया था, इसलिए वे भी 1 सेंटीमीटर में आएगा ये, क्योंकि ये तो आएगा नहीं, ठीक है। तो वेव नंबर में मिल गया, तो लैम्बडा क्या मिल जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू 1/2056.4, ये जो वैल्यू आएगी वो लैम्बडा की वैल्यू आएगी, ये आएगी अराउंड 486 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ये 1 ये मतलब कि ये सेंटीमीटर होगा 4.87 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ठीक है। देख लेता हूँ एक बार, वैल्यू 486 है, 486 है, ठीक है। अगर इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना है तो इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है ना हमें, तो इनको 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट आउट हो जाएगा, 10⁻², तो ऊपर जाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो क्या होगा 4.86 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, क्लियर इतना। और इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना हो तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, तो हमें मीटर कन्वर्ट करना है ना, तो मीटर को यहाँ ये क्या लेना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लेना पड़ेगा, मतलब कि 1 एंगस्ट्रॉम अपॉन 10⁻10 मीटर, तो मीटर मीटर कैंसल, क्या हो गया 4.86 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10⁻9 10⁻10, ठीक है, एमस्ट्रॉन्ग, तो क्या होगा 10 - 9 10 हो जाएगा एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। अगर ये ऐसा करेंगे 486 अपॉन 100 10 एमस्ट्रॉन्ग, तो ये कट हो जाएगा, तो 48.6 एमस्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना, 48.6 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्लियर, समझ में आया, ये ऐसा आप लिख सकते हो, ओके। इसको हम 40x न्यूटन मीटर हम बोल सकते हैं 486 न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो इसको ऐसे। और ये जो वेवलेंथ है वो ब्लू लाइट शो करती है, क्या शो करती है, ब्लू लाइट शो करती है, ओके, समझ में आया, ओके। तो यहाँ पे 2.15 है जिसमें कोई हाइड्रोजन एटम है जिसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 से सीधा ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है 1 पे, ठीक है। तो कितनी लाइन स्पेक्ट्रम निकालेगा, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी निकालेगा, तो इक्वेशन मैंने बोला था नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू n-1/2, n मतलब कि क्या होगा वहाँ पे एक्साइटेड स्टेट E होगा, मतलब कि 6, तो 6 -1/2 6 × 5/2 30/2 15 लाइन्स, क्या आएगा 15 लाइन्स आएगा इसके अंदर, ओके। मैक्सिमम 6 से एक्साइटेड स्टेट
6 से जब 1 पे आएगा तब 15 लाइंस जो है वो शो करेगा। ओके, और जो इसके बाद का 2.16 है, ठीक है, वो आप करना, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, 2.16 होमवर्क में करना। ओके, तो अभी तक इस वीडियो में कंप्लीट यहाँ पे ही रखते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।